हेलो एवरीवन, दिस इज़ द गुरुजी चैनल। अभी तक हमने भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के आंकिक प्रश्न के 3 वीडियो पढ़े हैं। जहां तक हमने लगाया है वह हो गया है 1.13। अब हम 1.14 देखेंगे कि इसे किस प्रकार से लगाना है। चित्र 1.33, यह चित्र बनाया गया है 1.33। ये धनावेश की प्लेट है, ये ऋणावेश की प्लेट है और यहाँ पर कुछ कण 1 2 3 करके दिए गए हैं और यह y तल को निरूपित कर रहा है और यह x तल को निरूपित कर रहा है। मैं किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों, जैसे कि 1 2 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह, ये देखिए ये सभी क्या है, पथ चिन्ह, यानी किस प्रकार से कोई कण ऊपर की ओर जा रहा है, कोई कण नीचे की ओर आ रहा है, दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। तीनों आवेशों के चिन्ह बताने हैं कि यह धनात्मक आवेश है कि ऋणात्मक आवेश है, या धनात्मक कण है कि ऋणात्मक कण है। इनमें से किस कण का आवेश संगति का मतलब होता है भार, आवेश संगति अनुपात Q/m, वैसे तो E/m होना चाहिए, लेकिन Q बराबर NE होता है, तो कणों की संख्या एक एक अलग अलग ली जाती है, यानी =1 हो जाएगा, तो अपने आप E/m बन जाए। Q/m अधिकतम है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि 1 कण पर, 2 कण पर, 3 कण पर आवेश का चिन्ह क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। फिजिक्स के स्टार्ट में हमने सबसे पहले वीडियो में ही सजातीय आवेश और विजातीय आवेश के बारे में बताया और हम इसको थोड़ा फिर से एक बार बताएंगे ताकि आप खुद ही बता सकें कि एक कण पर धनावेश होगा या ऋणावेश, दूसरे कण पर धनावेश होगा या ऋणावेश, तीसरे कण पर धनावेश होगा या ऋणावेश। सबसे पहली जानकारी आपको यह पता होना चाहिए कि जो धनावेश होता है, धनावेश, वो अगर आकर्षण का गुण अनुभव करने वाला है तो किससे करेगा, किसकी ओर आकर्षित होगा, ऋणावेश की ओर। या हम दूसरा इस प्रकार से तथ्य रख सकते हैं कि अगर यह धनावेश की प्लेट है तो इसकी ओर वही आकर्षित होंगे, वही कण आकर्षित हो सकते हैं जो कि ऋणावेशित हों, यानी इसकी ओर वही आ सकते हैं। धनावेश की ओर कौन से कण आएंगे, ऋणावेशित कण आएंगे। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम ऋणावेश ले लेते हैं और ऋणावेश की ओर देखा जाए तो इसकी ओर कौन से कण आएंगे, धनावेश के कण आएंगे, क्योंकि यह ऋणावेश अपनी ओर प्लस को खींचेगा, यानी इस पर कौन से कण आएंगे, धनावेश के कण आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऋणावेश होता है उस पर धनावेश के कण आते हैं और जो धनावेश होता है उस पर ऋणावेश के कण आते हैं। इसी तथ्य की हमें जानकारी होनी चाहिए। और एक जानकारी, जो भारी कण होता है वो हल्के कण को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो भारी कण हमेशा धनावेश माना जाता है और हल्का कण जो होता है वो ऋणावेश माना जाता है। इन दोनों जानकारी के माध्यम से आप इसे बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 3 कण का पथ बनाया गया है। तीनों कण पहले एक सरल रेखा में चल रहे हैं। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पर धनावेश की प्लेट है, यहाँ पर ऋणावेश की, तो धनावेश की ओर कुछ चले जाते हैं। तो हमने कहा कि वही कण धनावेश की ओर आएंगे या आकर्षित होंगे या उनकी ओर जाएंगे जो क्या हों, ऋणावेश हो। तो कहने का मतलब यह है कि कण 1 पर कैसा आवेश है, ऋणावेश है। क्यों ऋणावेश है, क्योंकि यह धनावेश की ओर यानी ऊपर की ओर जा रहा है, तो धन प्लेट की ओर जा रहा है, ये भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसमें भी क्या रहेगा, ऋणावेश। तो लिखेंगे कण 1 ऋणावेश, कण 2 ऋणावेश है। अब बताएंगे अपने आप कि यह ऋणावेश की प्लेट है तो इस पर कैसा आवेश आ रहा है, इस पर कैसा कण आ सकता है। तो हम कहेंगे सीधे सीधे यहाँ पर कण 3 पर धनावेश है। तो हमने तीनों आवेशों के चिन्ह लिख दिए। आप लोग क्या करेंगे, हल में लिखेंगे कण 1 पर ऋणावेश, कण 2 पर ऋणावेश तथा कण 3 पर धनावेश है। इनमें से किस कण का आवेश संगति अनुपात Q/m अधिकतम है। वैसे भी हमने कहा
कि जो भारी कण होता है वह होता है धनावेश। तो धनावेश कण 3 पर आवेश संगति का अनुपात अधिकतम होता है, लेकिन इसे हमें लिख कर बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से आवेश संगति पर धनावेश अधिकतम है। और पहले तो इतने के लिए हमें लिख लेना है कण 1 पर ऋणावेश होता है, कण 2 पर ऋणावेश है, कण 3 पर धनावेश है। अब इसके बाद हम बता रहे हैं किस प्रकार से लिखना है। इतना बताने के लिए सबसे पहले हमें यह जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो भी कण आएगा धनात्मक या ऋणात्मक की ओर, जो भी धनात्मक ऋणात्मक आवेश जा रहा है ये इधर आ रहा है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो ये कण यहाँ से चल के जा रहा है, यहाँ से चल के जा रहा है। तो मान रहे हैं कि यहाँ से जो ये कण जा रहा है, जो विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न कर रहा है, वह यहाँ से इधर ऊपर की ओर आने में टी समय लेता है। तो टी समय के आधार पर हमें इसका निगमन Q/m के माध्यम से करना है। तो इसमें लिखते हैं जो फिगर है, माना तीनों कण, कौन कौन से कण हैं, 1 2 3, यही तीनों कण तो हैं, 1 2 3। माना तीनों कण प्लेटों के बीच, 2 प्लेटें लगी हैं, एक धनावेश की और एक ऋणावेश की। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत क्षेत्र ई में चलने में, अब यह ई से जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वहाँ तक आने में टी समय लेता है। तो यहाँ लिखेंगे टी समय लेता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से कण चलना प्रारंभ किया है। तो जब कण यहाँ पर रहा होगा तो विरामावस्था में रहा होगा, यानी प्रारंभिक अवस्था में रहा होगा, और हम गति के प्रारंभिक समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण की सहायता लेंगे, यानी गति के समीकरण की सहायता लेंगे और उसी के माध्यम से इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रारंभिक वेग हमेशा होता है शून्य जब वह विरामावस्था में होता है। तो यहाँ पर कोई कण है तो वह विरामावस्था में है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रारंभिक वेग u = है 0। और अब हम इसमें निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न त्वरण। तो यहाँ पर लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न त्वरण। तो त्वरण A बराबर क्या होगा, सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि F बराबर होता है ma। तो A बराबर होगा, गुणांक आएगा बटे में, तो ये हो जाएगा F/m। तो A = होगा F/m। अब इसके बाद हमें और जानकारी होनी चाहिए कि E विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। E विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, एकांक आवेश पर आरोपित बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बटे 1 कर लिया जाए तो यानी कि E होता है F/Q। तो F का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा F, और E का Q में मल्टीप्लाई EQ, और इसे व्यवस्थित करके पहले से लिख लेते हैं QE, यानी F बराबर रखना है QE। तो यहीं पर लिख लेते हैं, चूंकि F बराबर होता है QE, तो जहाँ पर F है वहीं पर हो जाएगा F = QE और अपान हो जाएगा M। तो A = QE/F। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम गति के द्वितीय समीकरण की सहायता लेते हैं। गति के द्वितीय समीकरण से, गति का समीकरण द्वितीय समीकरण होता है y बराबर ut + ½ at²। अब y = u प्रारंभिक वेग जो है वह है u = 0। तो यहाँ पर 0 × t + 1/2 a का मान है QE/m, और लास्ट में a के बाद t² है तो t² करना पड़ेगा। y = 0 से t में मल्टीप्लाई कराएं तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी बचेगा 1/2 × Q/m की ज़रूरत है, इसलिए ऐसा Q/m लिख रहे हैं, और यहाँ पर et² कर दे रहे हैं। देखिए कैसे ज़रूरत है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेश संगति अनुपात, तो आवेश Q है, संगति M है, यानी Q/m का मान चाहिए। तो Q/m हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर Q/m एक जगह कर दे रहे हैं, बाकी सब हम प्रोपोर्शनल यानी नियतांक में रख देंगे। तो यहाँ पर इक्वल के स्थान पर लग जाएगा प्रोपोर्शनल, और बाकी जो बचा है वह नियतांक मान लिया जाएगा। तो
y इज प्रोपोर्शनल बनाएंगे q अपान m, यानी जो y है वो q अपान m के मान से निकाला जाएगा। तो इसका अनुपात अब हम देखेंगे। m का मतलब है द्रव्यमान, q का मतलब है आवेश। आवेश की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिकतम है कहाँ पर? आवेश की सबसे अधिकतम मात्रा धनावेश पर। हमने कहा भारी नाभिक है, भारी कण है तो धनावेश पर होगा। और m इसका भार भी अधिक है, तो यह कण 3 जो है तीसरे कण पर विक्षेप बहुत अधिक होगा। तो इसलिए लिखेंगे कि कण 3 पर ऊर्ध्वाधर विक्षेप अधिकतम है, इसलिए Q अपान m, ये Q अपान m का मान कण 3 पर अधिकतम है या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 1.15 एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E जब गाढ़े अक्षर से होता है उसमें वेक्टर लगा होता है, उसे वेक्टर पढ़ा जाता है। वेक्टर E इज इक्वल टू, यानी कि वह दिशा निरूपित कर रहा है। वेक्टर यानी कि सदिश, सदिश किसे कहते हैं? वह राशियाँ जिनमें दिशा और परिमाण निश्चित होता है वह सदिश होता है। वेक्टर E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप। 3 प्रकार के कैप मिलेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो वह हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर है एक्स अक्ष के लिए आई कैप बनाया जाता है और वाई अक्ष के लिए जे कैप होता है और जेड अक्ष के लिए के कैप। तो इस तरीके से यहाँ पर कैप का निर्धारण किया जाता है। यानी आई कैप लिखा रहा है, समझ लीजिए एक्स तल की बात हो रही है वाई जेड के लिए, और इसी प्रकार से वाई की बात हो तो जे कैप के लिए, इसी प्रकार से जेड की बात हो तो यह के कैप है। तो आई कैप है, इसका मतलब यह एक्स अक्ष पर 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। पर विचार कीजिए। नंबर ए, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व के जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? इसी वर्ग के गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल के अभिलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है। 1.15 इसमें यह कहा जा रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E यानी कि वेक्टर E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम, जहाँ पर आई कैप एक्स तल को, यानी यहाँ पर कहीं यहाँ से यहाँ पर कहीं पर E बराबर 3 × 10⁻³ लिख सकते हैं। अगर हम वेक्टर रूप में ना लिखें तो इसे लिखेंगे E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। वेक्टर लगा है तो आई कैप रहेगा, वेक्टर हट जाएगा तो आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं होगा, क्योंकि हर सदिश के साथ इसे एकांक सदिश बोलते हैं, एकांक सदिश जुड़ा होता है, दोनों एक ही हैं। अब इसके बाद नंबर ए देखते हैं कि नंबर ए में क्या कहा जा रहा है। नंबर ए में है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के, तो यहाँ पर दी गई है भुजा को व्यक्त करते हैं ए से। ए इज इक्वल टू दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और हमने अभी तक के सभी क्वेश्चन में बताया कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर 10 और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 10⁻² मीटर। तो ये हो जाएगा भुजा या ए। भुजा ए इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ पावर नहीं तो 1, 10 की पावर गुणा में घाते जुड़ती हैं तो 1 + माइनस हो जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो ये आएगा -1 मीटर। अब यहाँ पर हम अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है ए, और क्षेत्रफल ए बराबर वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर वर्ग शब्द आया है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू भुजा ए का स्क्वायर, तो यानी भुजा का स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पर भुजा कितनी है? 10⁻⁻1 मीटर है कि नहीं, एक यानी भुजा के बराबर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू 10⁻⁻1 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, यानी 1 × 2 हो जाएगा 2। अब इसके बाद मीटर का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अगर इसको हम वेक्टर के रूप में लिखना चाहें
तो वेक्टर के रूप में लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 की पावर -2 और जो कैप लगा हुआ है आई कैप मीटर का स्क्वायर लिखेंगे। तो अगर हमको सदिश रूप में लिखाना है तो पहले आई कैप में दिया गया है वाई जेड तल के लिए, तो यह भी आई कैप में लिखा जाएगा। अगर हमने यहाँ से सदिश हटाया है तो ऐसे लिखा है, यानी आई कैप हटाया, यहाँ से भी आई कैप हटा है और यहाँ आई कैप लगाया गया है। तो दोनों तरीके से हमें समझ में आना चाहिए कि आई कैप अगर लगा है, वेक्टर लगा है तो आई कैप लगाना है, वेक्टर नहीं लगा तो आई कैप नहीं लगाना है। अब इसके बाद इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है नंबर ए में भुजा ए के उस पार्श्व का जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है। तो वाई जेड तल के समांतर है तो हमने पहले से ही इसके लिए एक्स तल पर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो आई कैप पहले से ही इसमें लिख दिया है। गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, तो लिखेंगे इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इसे व्यक्त करते हैं फाई से या फाई ई से, इज इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ पर वेक्टर फाई कर देंगे क्योंकि सभी सदिश हैं, तो वेक्टर फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई है और वेक्टर ई बराबर है 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ई के स्थान पर 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप। इसके बाद डॉट है तो डॉट लगा देंगे, फिर वेक्टर ए है, वेक्टर ए बराबर है 10 की पावर -2 आई कैप। तो वेक्टर फाई ई इज इक्वल टू, सबसे पहले अंक है ही तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर को इकट्ठा करेंगे 10 की पावर 3 10 की पावर -2। अब आई डॉट आई बचा हुआ है तो आई डॉट आई यहाँ पर ब्रैकेट में कर लेंगे। अब एक फार्मूला होता है 11th में पढ़े होंगे, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। यहाँ पर सभी में आई कैप लिखा हुआ है, आई कैप लगा लीजिए। तो यहाँ पर आई कैप और ये आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 1, आई डॉट आई भी होता है 1। तो फाई ई इज इक्वल टू 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 और 10 में 10 की पावर 1 है तो 10 ही पढ़ा जाएगा, 3 का 10 में 30 हो जाएगा, 30 का 1 में 30 ही आएगा, यानी ये आंसर है। और इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसे इस प्रकार से भी लिखा जाता है एनसीईआरटी में 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो प्रति होता है उसे माइनस में कर दिया था, इसे प्रति बोलते हैं, प्रति कूलाम। तो एक पावर है यानी जिसका घात कुछ नहीं होता उसका घात 1 होता है तो ऊपर जाता है तो किस में हो जाता है माइनस में। तो इस तरीके से नंबर ए का आंसर आ गया। नंबर बी देखते हैं क्या बोला जा रहा है। नंबर बी में है कि इसी वर्ग के से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स तो हमने बता दिया, कैसे पूछ रहे हैं, यदि इसके तल के अवलंब यक्ष अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता हो। तो 60 अंश का कोण बना रहा है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू लिख लेते हैं, दिया है थीटा इज इक्वल टू 60 अंश का कोण यानी 60 डिग्री। फिर से निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, ये कब निकाला जा रहा है, जब 60 अंश का कोण बनाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स को व्यक्त करते हैं फाई से, फाई ई इज इक्वल टू या वेक्टर फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से दिशा हटाएंगे, वेक्टर हटा देंगे तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू ई का मान रखते हैं। देखिए हमने पहले से ही क्या किया कि वेक्टर ई और ई पहले से निकाल लिए थे, तो कितना है 3 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पर ई के स्थान पर 3 इंटू 10 की पावर 3। फिर ए का मान हमने पहले से बना दिया, वेक्टर ए की जरूरत पड़ेगी तो वेक्टर ए लिखेंगे, ए की जरूरत पड़ेगी तो ए लिखेंगे। तो ए इज इक्वल टू 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर रहेगा 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 3 में से 2 जाएगा 1 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2, 2 का ये 3 है, अभी 2 का 2 5 जा हो जाएगा 10।
अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5, 3 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, यानी 5e इज इक्वल टू 15 और मात्रक वही रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये हो जाएगा प्रति कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.16 अभ्यास 1.15 के, यानी अभी इसकी सहायता लेनी है कि एक समान विद्युत क्षेत्र यानी E इज इक्वल टू कितना हमें इसमें से लेना है। एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, अब यहाँ पर किसकी बात करेंगे, एक घन की 20 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा कितनी होगी 20 सेंटीमीटर के एक किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। सबसे पहले हम घन बनाएंगे जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी करेंगे 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये है 1.16 और यहाँ पर सबसे पहले एक घन बना लेते हैं। ये बन गया एक घन। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र वही रहेगा पहले जितना है, कितना है E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 3। देखिए वेक्टर इसमें लगा है तो आई कैप, हमने वेक्टर हटाकर E इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम लिखा है, सदिश को हमने नहीं लिया है। अब इसके बाद इसमें यह कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर की भुजा है, तो यहाँ लिखेंगे भुजा A इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो A इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है तो 20 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा मीटर। यहाँ पर भी चित्र में भी लिख सकते हैं कि यह 20 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा है। तो सबकी भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसमें यह कहा जा रहा है कि फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, जो इनके फलक बनाए गए हैं सभी फलक व निर्देशांक तलों के समांतर हैं। तो यहाँ पर तल के समांतर एक लाइन खींच लेते हैं, थोड़ा फिगर और बढ़ा जाएगा। ये कैसा तल हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर यह यक्ष तल हो जाएगा, बाकी सब थोड़ा इधर लिख लीजिएगा, और यह ऊपर चला जाएगा, यह हो जाएगा वाई तल, और यहाँ पर यह हो जाएगा जेड तल, क्योंकि तल के समांतर बनाना है। अब यह जो तल के समांतर है इसी के माध्यम से हमें बताना है कि नेट विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पर विचार करना चाहिए कि जो सदिश हटाया गया है वह है E, वेक्टर E इज इक्वल टू, वेक्टर हटा के बताया गया, वेक्टर E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम। इतना था। आई कैप का मतलब है कि यह एक्स तल में है, और एक्स तल में अगर है तो विद्युत क्षेत्र इसके कहाँ होना चाहिए, लंबवत। लंबवत होने का मतलब है यह एक्स तल है, इसका लंबवत पार्ट कौन सा है, इसका लंबवत पार्ट विद्युत क्षेत्र का जो होगा यहाँ होगा, और इसका लंबवत पार्ट विद्युत क्षेत्र का जो होगा यहाँ होगा। इतने में ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे लिखा गया है कि यह आई कैप पर है। तो यहाँ पर भी इसका क्षेत्रफल वेक्टर ए कर देंगे, और यहाँ पर भी इसका क्षेत्रफल वेक्टर ए कर देंगे, और एक विद्युत क्षेत्र यहाँ से निकल कर आएगा वेक्टर ई, क्योंकि इसके तल के लंबवत ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। बाकी और एक फलक, आगे का दूसरा, पीछे का तीसरा और ऊपर का चौथा, चारों फलक पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एक्स तल के लंबवत नहीं है। अर्थात इन चारों फलकों पर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ है। कैसे पता है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ने कहा है कि जो विद्युत क्षेत्र है जो भी मान है वह सिर्फ आई कैप पर है। आई कैप से मतलब होता है कि यह एक्स तल पर है, और एक्स तल पर होता है तो विद्युत क्षेत्र
उसके लंबवत होता है। तो एक्स तल हो गया, इसके लंबवत यही लाइन आ रही थी, यहाँ पर ही सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, यहाँ पर ही सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये आगे का पार्ट है और इसके बाद ये पीछे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट है, तो इसमें जो है लंबवत नहीं है, इसलिए यहाँ से चारों फलकों पर विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा, तो इसलिए यहाँ का विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो यहाँ पर हमें लिखित देना पड़ेगा कि यह किस प्रकार से है। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम। किसके समांतर है? आई कैप है तो यक्स अक्ष के समांतर है, यक्स अक्ष के समांतर है। अतः इनकी बल रेखाएं केवल छायांकित पृष्ठों के लंबवत गुजरेंगी। अब इसके बाद छायांकित पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है, आगे का पीछे का ये ऊपर, और यानी कि 4 पृष्ठ जो हैं इनसे कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा। तो शेष चारों पृष्ठों से नहीं हो रही हैं, तो यहाँ लिखेंगे शेष चारों पृष्ठों से नहीं, छायांकित पृष्ठों के लंबवत गुजरेंगी, शेष चारों पृष्ठों से नहीं गुजरेंगी। तो यहाँ पर जब छायांकित पृष्ठों से कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी तो इनमें क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, अर्थात शेष चारों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुछ नहीं है तो फ्लक्स शून्य होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 ही दिशाएं मिलेंगी, एक इस तरीके से वेक्टर ए के लिए और दूसरा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई के लिए। तो यहाँ पर दाईं ओर और बाईं ओर हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि एक इस साइड में है और एक इस साइड में है। तो दाईं ओर के लिए जो वैद्युत फ्लक्स है इसके लिए हम एक को 0 अंश पर लेंगे और एक को 180 अंश पर। तो लिखेंगे दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी 2 ही फ्लक्स निकाल रहे हैं वैद्युत फ्लक्स, एक इधर से एक इधर से, बाकी सब शून्य अभी निकाले ही गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा फाई, राइट हो जाएगा दायां फ्लक्स, और इस पर ई ए कॉस थीटा होता है और दाएं पृष्ठ के लिए जो अंश होगा वो 0 अंश होगा। तो यहाँ पर निकल कर आएगा फाई आर बराबर ई ए, और कॉस 0 का होता है 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे उतना ही है, यानी फाई आर का मतलब है राइट, और यहाँ पर ये फ्लक्स हो जाएगा। तो ये दाएं वैद्युत फ्लक्स के लिए जो मान आएगा वो होगा ई ए। तो यह जो निकला है ई ए, इसके यह विपरीत दिशा में है। तो वैसे भी विपरीत दिशा के लिए हम जानते हैं मान माइनस में आएगा, और देखते हैं कि जैसे कि ये फाई आर इज इक्वल टू ई ए आया है, तो फाई लेफ्ट यानी कि बाएं साइड में माइनस ई ए आएगा, क्योंकि ये इस दिशा में है और इस दिशा में है, तो इस दिशा के यह क्या है? विपरीत है, और विपरीत के लिए क्या लगता है? माइनस, लेकिन नियम से इसको हम लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाएं पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
ये होगा फाई लेफ्ट इज इक्वल टू ई ए कॉस, अब यह एक सरल रेखा बनाएगा, जो फिगर है वह एक सरल रेखा बनाएगा, और जो सरल रेखा होता है वो 180 अंश का होता है। तो फाई एल इज इक्वल टू ई ए कॉस 180 अंश का मान होता है -1। तो फाई एल इज इक्वल टू ई ए से -1 में गुणा कराएंगे तो माइनस ई ए, यानी आना इतना ही है। अब कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, नेट वैद्युत फ्लक्स, यही पूछा भी गया है। तो बाकी सभी जगह का तो शून्य आया है, केवल हमें दाएं पक्ष और बाएं पक्ष के लिए चाहिए, तो सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फाई आर प्लस फाई एल इज इक्वल टू फाई आर का मान है ई ए प्लस फाई एल का मान है माइनस ई ए इज इक्वल टू ई ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी आएगा ई ए, प्लस में माइनस में कट गया, इक्वल टू आ गया 0। तो देख रहे हैं कि नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 ही होगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः घन से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, यहीं पर ही लिख लेते हैं, घन से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। 1.17 में किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स का मतलब होता है फाई। तो यहाँ पर 1.17 में दिया गया है कि नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। नंबर ए, हमें ज्ञात करना है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, यानी हमें Q का मान ज्ञात करना है। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो सबसे पहले हम ए लगाएंगे। ए में क्या कहा जा रहा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। यहाँ लिखेंगे बॉक्स के भीतर नेट आवेश Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है Q/ε0। ये होती है गॉस की प्रमेय से, आपने पढ़ा होगा। गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई इज इक्वल टू Q/ε0। अपान 1 कर दो, Q का 1 मल्टीप्लाई Q हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा फाई ई इंटू ε0। तो फाई ई का मान, यानी फाई से फाई ई होगा। फाई का तो मान पता है, लेकिन ε0 का मान नहीं पता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ε0 का मान कितना होता है। ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। तो हम मान रखते हैं Q इज इक्वल टू फाई ई का मान है 8.0 इंटू 10⁻³ और ε0 का मान है 8.85 इंटू 10⁻12। तो अंक एक जगह पर लिखा जाता है 8.0 इंटू 8.85 और इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻12। Q इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराते हैं 8.85 का 8.0 में 0 से कराएंगे 0 0 0 आएगा, 8 का 5 में हो जाएगा 40 और आएगा 4। 8 का 8 में 64, 64 में 4 ऐड करें तो ये हो जाएगा 68। 8 का 8 में 64 और 64 में 6 ऐड करें तो ये हो जाएगा 70। 0 0 और इसके बाद 8 0 7। अब इसके बाद 1 2 3 नंबर पर पॉइंट, 1 2 3 नंबर पर पॉइंट, ये आ गया 70.800 नहीं लिखा जाता है,
इंटू 10 की पावर 3 में से 12 जाएगा तो ये आएगा -9। अब 10 की पावर में अगर लिखा जाए तो आगे का मान 10 से कम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक अंक से दशमलव आगे बढ़ाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम डिवाइड लेते हैं तो पॉइंट आगे जाता है और मल्टीप्लाई लेते हैं तो पॉइंट पीछे आता है। हमें पॉइंट को आगे ले जाना है तो डिवाइड काम करेगा। 7.08 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर 1 है, 1 में से 9 जाएगा तो -8। आवेश का मात्रक सभी लोगों का पता है, होता है कूलाम। और अगर बात करी जाए आंसर की तो इसमें आया है 0.07 माइक्रो कूलाम। तो अगर आंसर मैच कराना है तो हम आंसर भी मैच करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, Q = 7.08 इंटू, देखो माइक्रो किसी चीज़ में कब लगता है, जब 10 की पावर -6 आए। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -2। -6 -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो हमें -6 की ज़रूरत है। और लास्ट में कूलाम है। क्या कह रहे हैं कि माइक्रो में बदलने के लिए या माइक्रो लगाने के लिए 10 की पावर -6 हटा देंगे या 10 की पावर -6 लगा देंगे तो माइक्रो हट जाएगा। तो माइक्रो के यानी माइक्रो बराबर 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 की जगह पे हो जाएगा माइक्रो। तो यहाँ पर Q = 7.08 और यहाँ पर माइक्रोन लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर -2 कूलाम। अब इसके बाद Q = 7.08, अब 10 की पावर -2 है, नीचे जाएगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर बचा माइक्रो, यहाँ पर बचा कूलाम। Q = 7.08 और 10 का स्क्वायर का मतलब 100। Q = 100 का मतलब 2 नंबर पर पॉइंट लग जाए तो एक नंबर और दूसरा नंबर नहीं है तो 0 कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0। देखो पॉइंट लग गया तो पॉइंट से पहले अपने आप 0 हो जाता है। पॉइंट यहाँ पर 0, फिर उसके बाद है 7, फिर ये पॉइंट आगे ही आ चुका है 2 नंबर से, 2 0 है, 2 नंबर से पॉइंट आगे आ गया है तो 0708 और यहाँ पर क्या है, माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम। तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.07, 0 हटाकर कुछ नहीं लिखेंगे, माइक्रो कूलाम, क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक ही लिखे जाते हैं। नंबर बी में है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है अर्थात बी नंबर के लिए फाई E = 0, सबसे पहले फ्लक्स बताया जा रहा है 0 है, तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। तो बॉक्स के भीतर भी फाई = 0 ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात बॉक्स के भीतर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य है, क्योंकि बाहर का वैद्युत फ्लक्स 0, तो कह रहे हैं अंदर भी वैद्युत फ्लक्स शून्य है, तो इसका मतलब सभी का बीजगणितीय योग, सभी का आपस में जो योग है वो कितना है, शून्य है। 1.18 क्वेश्चन, चित्र 1.34 ये है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ एक घन है के अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग है, वर्ग, क्योंकि यहाँ पर सभी भुजा बराबर है, के किसी वर्ग के ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, इसे ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। यहाँ पर एक 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। संकेत, वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए, यानी यहाँ पर घन मानना पड़ेगा कि यह किसके आधार पर है, एक घन के आधार पर है। और हम जानते हैं कि घन के 6 फलक होते हैं, यानी इसको 6 भाग में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है। 1.18 क्वेश्चन नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा, यानी भुजा A = 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1, 1 में से 2 जाएगा, -1 मीटर हो जाएगा, यानी घन की जो भुजा है वो 10 की पावर -1 मीटर है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि इससे ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई आवेश 10
माइक्रो कूलाम का रखा गया है। तो आवेश को व्यक्त करते हैं Q से और यह है 10 माइक्रो कूलाम। Q इज इक्वल टू 10 और हम जानते हैं कि 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम होता है। तो 1 में से 6 जाएगा तो 10 की पावर माइनस 5 कूलाम आएगा। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ग से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण फाई ई इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें कहा जा रहा संकेत में कि 10 सेंटीमीटर किनारे किसी घन का एक फलक मानिए। तो घन में कितने फलक होते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं कि घन के 6 फलक होते हैं। तो इसके कितने भाग करेंगे, 6 भाग करेंगे। किसके, वैद्युत फ्लक्स के। तो इसे हम फाई ई डैश कर लेते हैं और एक फलक का अगर हमको निकालना है घन का, तो यहाँ पर कितना रहेगा कि वर्ग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, वैद्युत फ्लक्स को व्यक्त करते हैं फाई ई डैश है फाई ई से और अपान रहेगा 6। तो फाई ई इज इक्वल टू 1/6 और फाई ई बराबर गॉस की प्रमेय से होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/6 इंटू Q का मान है 10 की पावर माइनस 5। तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5 अपान, और इसके बाद एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, फाई ई डैश इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 10 की पावर माइनस 5, ये माइनस 12 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 12। 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, यहाँ पर आएगा 3। 6 का 8 में हो जाएगा 48, 48 में 3 ऐड करें तो ये हो जाएगा 51। 6 का 8 में फिर से हो जाएगा 48 और अब की बार यहाँ पर 5 ऐड करना है। तो 48 में 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4 1 हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 53 और 2 नंबर पर लग जाएगा दशमलव। अब क्या करना है कि सबसे पहले फाई ई डैश इज इक्वल टू 12 में से 5 जाएगा तो ये आएगा माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पर आएगा +7 क्योंकि बड़ी संख्या 12 है, छोटी संख्या 5 है, और बटे 53.10 हो जाएगा। अब इसे भाग करने के लिए हमारे पास कोई संख्या नहीं बची है, तो ऐसा करते हैं ये 53 है तो इसमें से हम 2 पावर निकाल लेते हैं। 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5 इसे हम कर सकते हैं। क्यों, 5 to 7 होता है अपान 53.10। अब क्या करेंगे, 10 की पावर 2 को हमको डिवाइड कराना है तो इसे हम 100 लिख ले रहे हैं इंटू 10 की पावर कर दे रहे हैं 5 अपान 53.10 नहीं लिखा जाएगा। अब 53 यहाँ पर बचा हुआ है 100 इंटू 10 की पावर 5 अपान 53.1। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर पर दशमलव है तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से कर देते हैं डिवाइड। अब इसमें हम क्या करें, 10 से अगर इसमें कर दें तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 की पावर 5 अपान ये हो जाएगा 531। 531 का हम डिवाइड कराएंगे 1000 में। अगर 2 टाइम लेके जाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे हम 1 टाइम लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 531। 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 3 जाएगा तो यह आएगा 6, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा। पॉइंट लगा लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब इसे हम आगे पढ़ते हैं कि कहाँ तक यह जाएगा। 5 टाइम लेके जाएं तो 5 टाइम अगर लेके जाएं तो 5 का 1 में 5, 5 का 3 में 15, और इसके बाद फिर 5 का 5 में 25, 25 1
26 बहुत कम है अभी, इसे हम और लेके जाते हैं कम से कम। अगर 10 टाइम लेके जाएं तो 5310 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया। 8 टाइम लेके जाएं तो 8 टाइम लेके जाएं तो 8 का 1 में 8 हो जाएगा, 8 का 3 में 24 हो जाएगा, और 8 का 5 में 40 हो जाएगा, और 42 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहीं तक इसे हम ले जाएंगे। तो 8 टाइम लेके जाएं, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 40 और ये 42। 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, और इसके बाद 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, और उसके बाद 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये 44 चला गया तो 9 टाइम नहीं जाएगा, फिर 8 टाइम, बस इतना बहुत है। यहाँ पर लिख सकते हैं 1.88 इंटू 10 की पावर 5। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम लगभग मान सकते हैं 1.8 को कि 2.0 के बराबर है, क्योंकि 1.88 के बाद फिर 99, फिर उसके बाद लगभग 2 के बराबर है। आंसर मिलाने के लिए 2.0 करेंगे। 2.2 नहीं आएगा, आंसर में गलत दिया गया है, 2.0 ही आएगा। और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, क्योंकि हमने निकाला है क्या, वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश। अब इसके आगे के क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।